जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली। आप सभी का स्वागत है साहित्य शिखर क्लासेस के इस शून्य से शिखर तक की सीरीज में। और आज मेरे साथ जो है वह है मेरे खास दोस्त अनिल जी शर्मा, जिनका चयन अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 में भूगोल विषय से व्याख्याता के पद पर हुआ है। सर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ कि आपने पहले ही प्रयास में व्याख्याता के पद पर चयन प्राप्त किया। और सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपना एक संक्षिप्त परिचय अपने साथियों को दें। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद उमाशंकर जी। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। पर संक्षिप्त परिचय ये है कि मैं बूंदी ज़िले के छोटे से गांव मांगले कला का निवासी हूँ। मेरी 10वीं तक की एजुकेशन गांव में ही हुई। 12वीं बीए, बीएड और एमए सब बूंदी से हुई है और बूंदी ही रहकर मैंने तैयारी की और वहीं से सफलता प्राप्त की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो है ये जो हम चर्चा करने वाले हैं, ये कोई साक्षात्कार नहीं है, एक सामान्य बातचीत है, एक दो दोस्तों की और दो सफल हुए व्याख्याताओं की। तो इसमें कहीं आप ये सोचे कि ये एक साक्षात्कार है नहीं, अब तो वो वाली बात नहीं। इसमें आपको ये मिलेगा कि एक हमने क्या किस तरह पढ़ाई की, क्या रणनीति रखी, उससे आप अगर कुछ सीख सकते हैं तो अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करें। बाकी ये है कि जैसे मेरा हिंदी से चयन हुआ है, 1462 पद थे। और आपका जो है भूगोल विषय से चयन हुआ है, तो आपके टोटल पद कितने थे? 793 पद थे। तो अगर 793 भूगोल के व्याख्याता बने हैं और 1462 हिंदी के व्याख्याता बने हैं, तो उन सबकी रणनीति अलग अलग रही होगी, अलग अलग उनके लिए बुक्स रही होगी, अलग उन्हें नोट्स बनाए होंगे, सबकी रणनीति अलग रही होगी, उनका टाइम मैनेजमेंट अलग रहा होगा। तो यह ना ये नहीं सोचें आप कि यार इन्होंने जो फॉलो किया मैं वही फॉलो करूँ। आप बातचीत से सुने और अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, कोई कंटेंट, कोई बुक, तो उसको ज़रूर अप्लाई करें। बाकी वही चीज़ें करें जो आप खुद कर पाते हैं, या आपका टाइम मैनेजमेंट किस तरह बैठ रहा है, वो रणनीति आप अपने रखें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आप हम बातचीत करेंगे कि सर आपने जो यह स्कूल व्याख्याता की तैयारी कब से शुरू की, अपने साथियों को ज़रूर बताएं। मैंने स्कूल व्याख्याता की तैयारी रीट 2021 देने के बाद से शुरू की थी। रीट 2021 दी थी, उसमें मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं रहा था, 117 का स्कोर था और बाकी मेरे सभी साथियों का और आपका भी अच्छा स्कोर था। तो मैं उस टाइम पे थोड़ा डिप्रेशन में आ गया था। महीने 2 महीने ऐसे निकले, एमए प्रीवियस हो चुकी थी मेरी। तो उसके बाद में सोचा भाई कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करिए, सेकंड ग्रेड की तैयारी करिए, थर्ड ग्रेड की तैयारी करिए। तो कन्फ्यूजन तो शुरू में ही आ गया था, क्योंकि उसके बाद में वैकेंसी थी नहीं एक भी। तो उसके बाद मानस थोड़ा बहुत सोचा, बातचीत की गुरुजनों से, तो मानस बनाया कि भी मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद से मैंने तैयारी स्टार्ट की है। हाँ सर, वो क्या है ना कि जिस तरह की जो रीट भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें आपका स्कोर भी थोड़ा कम था, लेकिन आप सही समय पे लग गए और आपने जो तैयारी की उसका फल आज आपके सामने है। और अच्छा हुआ, कहीं ना कहीं उसमें चयन ना होना और डायरेक्ट स्कूल व्याख्याता में चयन हो जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है सर। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि कई बार जीवन में अगर कुछ चुनौतियाँ ऐसी आ जाती है कि हमें लगता है कि अगर ये चीज़ नहीं हुई तो क्या होगा। तो ये ऐसा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ईश्वर जो कुछ कर रहा है ना, तो कुछ स्पेशल करने वाला है। अगर आज आपके साथ कई लोग हैं, कई हमारे साथी हैं जो इस भर्ती परीक्षा में सफल हो गए हैं, तो हो सकता है उनके सामने जो सामने कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा आ रही है, कहीं उनमें उनका चयन होना लिख रहा हो। तो एक निरंतरता जरूर रखें, मेहनत करते रहें और यह ना सोचें कि अगर यहाँ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। और सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आपने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी प्रारंभ की, तो आपने ये सेल्फ स्टडी से की या कहीं कोचिंग की, वो बताएं सर। देखिए, आप बता रहे थे कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। कहीं ना कहीं रीट में चयन न होना, उसमें कम स्कोर होना मुझे फर्स्ट ग्रेड के लिए मोटिवेट कर गया और मैंने इतनी जमकर और लगकर तैयारी की कि मेरा फर्स्ट बार में सिलेक्शन हो गया। मैंने 22 नवंबर 2021 से मेरे गुरुजी हैं, आशुतोष जी बिरला, असिस्टेंट प्रोफेसर है बूंदी कॉलेज में, तो उनके सानिध्य में रहकर मैंने तैयारी शुरू की और 26 जून 2022 को मेरी कोचिंग कंप्लीट हुई। तो उसके बाद मैं घर आ गया था और घर पर रहकर सेल्फ स्टडी की और सिलेक्शन लिया। अच्छा, तो मतलब आपने आशुतोष जी सर के पास कोचिंग तो की, और जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया तो उसके बाद शेष बचे 2 समय आपने घर रह के उनका रिवीजन करके, अभ्यास करके और स्वाध्याय से मतलब सफलता प्राप्त की। तो ये है कि जैसे कि इन्होंने कोचिंग की है और जैसे मैंने बिल्कुल सेल्फ स्टडी की थी, तो
ये है कि सबका तरीका अलग अलग होता है। यूँ नहीं कि कोचिंग करने वाले सफलता प्राप्त करते हैं, ये बिल्कुल सही ये नहीं है, और ये भी नहीं कि सेल्फ स्टडी से सफलता नहीं मिलती। तो ये है कि आप अपनी किस ज़ोन में रहकर कंफर्ट ज़ोन में हैं, वो ज़ोन देख सकते हैं आप। और सर मैं कहूँगा कि जैसे कि कई बच्चों के डाउट होता है कि पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है, या कंटेंट कौन सा पढ़ें, बुक्स कौन से पढ़ें, या कोचिंग के बिना सफलता मिलेगी ही नहीं। तो वो ज़रूर बताएं कि आपने भूगोल विषय के लिए कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी और किस तरह आपने नोट्स बनाए, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल सर, सही प्रश्न पूछा आपने कि हमारे कन्फ्यूजन होता है कि हम स्वाध्याय करें, कोचिंग करें। तो जो भी आप करना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं स्वाध्याय से क्लियर नहीं कर सकता, तो आप किसी न किसी गुरु का सानिध्य पकड़ लीजिए, है ना? और अगर आपको लगता है कि मैं स्वाध्याय से ही सब कुछ कंप्लीट कर लूँगा, तो फिर आप स्वाध्याय कीजिए, है ना? आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना? कि मैं क्लियर कर सकता हूँ या नहीं क्लियर कर सकता हूँ। और बाकी आपको जो आसपास का वातावरण है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आप किसी गुरु का सानिध्य ले रहे हैं, तो वो सब कुछ आपको बता ही देंगे। लेकिन अगर आप स्वाध्याय कर रहे हो, तो फिर आपको अच्छी बुक्स और एनसीईआरटी का साथ में लेकर चलना पड़ेगा। फिर इसके साथ साथ आपकी खुद की स्पेशल रणनीति होनी चाहिए एग्ज़ाम को लेकर, है ना? और आपको अच्छा सा पाठ्यक्रम अच्छे से समझ में आना चाहिए भाई, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार के किससे मेरे को तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार की तैयारी नहीं करनी चाहिए। कई बार ये होता है कि हम सबसे पहले तो पाठ्यक्रम ही अच्छा चूज़ नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपना रास्ता सही चूज़ नहीं करोगे, तो आप मंज़िल को कहाँ से प्राप्त करोगे? है ना? इसलिए सबसे पहले पाठ्यक्रम आप अच्छा सा चूज़ करें। अगर आप स्वाध्याय करना चाहते हो, तो एक क्रॉनिकल सबसे बेस्ट है। क्रॉनिकल आप ले आओ और उसके साथ साथ एनसीईआरटी को लेकर चले। क्रॉनिकल नहीं लाते हो, तो फिर उसके बाद में एक पहल नाम की गाइड आती है भूगोल की, उसको और एनसीईआरटी को साथ में लेके चले। तो सर इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम होता है, मतलब क्रॉनिकल में भूगोल का? बिल्कुल, आपको फर्स्ट ग्रेड में और पहल में और क्रॉनिकल में बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड के लायक पूरा कंटेंट मिल जाएगा आपको। इसके अलावा और आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी ज़रूर साथ में रखिए आप, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है एनसीईआरटी को बेस बनाकर ही किया जाता है। तो सर ने बताया कि जो भूगोल विषय के अभ्यर्थी हैं वो क्रॉनिकल और एक पहल नाम से जो बुक आती है वो ला सकते हैं, उसमें पूरा कंटेंट मिल जाता है। ये एक गाइड के तौर पर है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके पास समय है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, तो फिर वो आप देख सकते हैं। लेकिन मूल जो कि पुस्तक है ये ला सकते हैं, और एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हमारे कई साथी हैं जिनसे कभी अगर समय मिलेगा तो मैं आपसे ज़रूर मिलवाऊँगा। उन्होंने केवल एनसीईआरटी पढ़ के भी सिलेक्शन लिया है। तो सबकी अलग एक और रणनीति होती है, और एनसीईआरटी एक पर्याप्त कंटेंट भी है कि वहाँ से आप अपना सिलेक्शन निकाल सकते हैं। और एक बात ये भी है कि जैसे सर कई लोग ये पूछते हैं कि हम फर्स्ट बार कर रहे हैं, हमसे होगा या नहीं होगा। कई ये बोलते हैं कि भूगोल विषय थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है। तो ये है कि देखो सर, संघर्ष तो करना ही पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वो कहा भी गया है कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, अगर तुम भी निकल सको तो चलो। तो सर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और अगर आप सही रणनीति से करते हो और नियमित रूप से करते हो, तो सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। और सर मैं आपसे ये आगे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने जो पढ़ाई का शेड्यूल क्या रखते थे, आप किस तरह पढ़ाई करते थे? जैसे कि कई फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, अपने 2 पेपर होते हैं फर्स्ट ग्रेड में। तो कई साथी होते हैं कि दोनों को साथ पढ़ते हैं, कई पहले एक को कंप्लीट करते हैं, जैसे सेकंड पेपर को, फिर फर्स्ट को करते हैं। तो आपकी क्या रणनीति थी, किस तरह आपने उसको कंप्लीट किया, बताएं सर। सर, जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की, तो फिर मैंने शुरुआत में मैंने सब्जेक्ट पर ध्यान दिया। जब थोड़ा बहुत मेरा सब्जेक्ट क्लियर हो गया, तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा-सा फर्स्ट पेपर को देखना शुरू कर दिया था। जैसे कि साइकोलॉजी हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, थोड़ा-सा जो बड़ा पार्ट था वो मतलब 90-10 या 80-20 का रेशियो में लेके चला। 80% मैं सब्जेक्ट को पढ़ता था और 20% मैं फर्स्ट पेपर को पढ़ता था। और जब मेरा कोचिंग कंप्लीट हुई, तब तक मेरा सब्जेक्ट अच्छा हो चुका था। तो उसके बाद फिर मैंने सब्जेक्ट को कम कर दिया और फर्स्ट पेपर को मैंने पूरा फोकस कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि दोनों में लेंथी सब्जेक्ट है। फर्स्ट पेपर भी काफ़ी बड़ा है, सब्जेक्ट भी काफ़ी बड़ा है। तो दोनों को अगर एक साथ लेके चलेंगे, तो हम दोनों को ही क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक फर्स्ट बार में जब आप कर रहे हो, तो आप, और सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम होता है वो सब्जेक्ट पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। अगर आप सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर गए, तो फिर आपको फर्स्ट पेपर में इतना दबाव नहीं रहता है कि आप एवरेज स्कोर करके भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। कुल मिला के अपने विषय में पकड़ होनी जरूरी है। बिल्कुल, सब्जेक्ट में पकड़ होनी चाहिए। अगर आप सब्जेक्ट में पकड़ होगी आपके, तो फिर आप बादशाह हो।
है ना, किसी भी कंडीशन में आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। और लेकिन अगर आपका फर्स्ट पेपर अच्छा है और सब्जेक्ट में आप एवरेज स्कोर भी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। और हमारे हैं एक दो फ्रेंड, तो उनके साथ ऐसा हुआ है, फर्स्ट पेपर में उनका 50 के आसपास स्कोर था, लेकिन वो 70 80 90 तक भी स्कोर नहीं कर पाए सब्जेक्ट में, इस वजह से वो रह गए आज। हाँ सही सर, ये सही बोला आपने, क्योंकि देखो फर्स्ट ग्रेड जो है या कॉलेज व्याख्याता की गए अपन, तो सर यहाँ पर सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फर्स्ट पेपर जो है वो चलो ठीक है 75 प्रश्नों का होता है और क्वालिफाई तो करना ही है। लेकिन अगर आप 35 से 40 प्रश्न में अगर निकाल लेते हैं फर्स्ट पेपर में, तब भी अगर आप सिलेक्शन ले सकते हैं, जब अगर आपका सब्जेक्ट मजबूत होता है तो। सब्जेक्ट में अगर 105 110 115 के आसपास आपका स्कोर है, तो आप 35 40 एवरेज का 40 45 का आसपास आपका एवरेज का स्कोर होता है, उसको करके आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा फर्स्ट पेपर में ऐसा होता है कि हमारे बहुत से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, जैसे साइंस, मैथ, इंग्लिश, इन पे हमारी पकड़ नहीं होती है, तो ऑलमोस्ट हमारे को ये छोड़ना होता है ना। किसी की पकड़ होती है, किसी की नहीं होती है, तो हम ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पेपर के सारे सब्जेक्ट कवर करके चलते हैं। हमारे को उसको उसमें कहीं ना कहीं एवरेज देखना होता है भाई। हमारा साइंस इंग्लिश अगर कमज़ोर है, तो हमें कहीं ना कहीं उसको थोड़ा फर्स्ट पेपर में सब्जेक्ट में हम ज़्यादा ध्यान देते हैं कि इसमें अच्छा स्कोर कर ले, तो उसकी भरपाई हो जाए हमारे लिए कम से कम। सही है सर, क्योंकि जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता कि आप क्या पढ़ रहे हो, बल्कि ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप कितना छोड़ रहे हो, ये आपको पता होना ज़रूरी है। क्योंकि एक जो अच्छी रणनीति होती है वो ये होती है कि कम से कम समय में कितना पढ़ें, जिससे अपन एक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकें। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह आपने बताया कि मैं 80% सब्जेक्ट को समय देता था और 20% देता था आपने फर्स्ट पेपर को, तो आप टाइम किस तरह रखते थे? मतलब सुबह से जैसे शेड्यूल क्या था आपका पढ़ने का, दिन भर का क्या रखते थे भाई? मुझे किस किस टाइम उठना है, सोना है, या दिन भर में किस तरह अपने सब्जेक्ट को कवर करूँ? क्योंकि आपने जैसे कोचिंग की, तो आप वहाँ से बताएं कि जब दिसंबर महीने में आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, तो वहाँ से आपका शेड्यूल क्या था, और फिर एग्ज़ाम के 2-3 महीने के पहले आपने क्या शेड्यूल चेंज किया, वह ज़रूर बताएं एक बार। सर, जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी, तो मेरा कोचिंग का टाइम था 6 से 7 बजे तक, 1 डेढ़ घंटे का, 7 साढ़े 7 तक का था, 1 डेढ़ घंटे का टाइम था। तो मैं क्या करता था कि जो भी सर एक दिन पहले टॉपिक बता देते थे कि कल क्या टॉपिक पढ़ना है, तो मैं उसको पहले पढ़ के जाता था। सर कोचिंग में पढ़ाते थे, फिर उसको वापस आके मैं शाम के टाइम पे 7-8 बजे के टाइम पे आके खाना वाना खा के उसको रिवीजन करता था, बढ़िया पढ़ता था उसको। फिर सुबह उठ के फिर रिवीजन करता था। फिर मैंने यूथ कॉम्पिटिशन की एक ऑब्जेक्टिव की बुक ला रखी थी, तो उसको मैं क्वेश्चन करता था उससे, ताकि हमें पता चल जाए कि क्वेश्चन फ्रेमिंग पता चल जाए कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकते हैं। और अपना जो है होता है कि हमें विद्वान नहीं बनना है, हमारे को एग्जाम क्लियर करना है, तो हमारे को क्वेश्चन फ्रेमिंग पता होनी चाहिए कि कौन से टॉपिक से आपके कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। और आरपीएससी जैसे बड़ी संस्थाएं जो क्वेश्चन फ्रेमिंग पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है कि कौन से टॉपिक से इजी डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, उसकी फ्रेमिंग क्या हो सकती है, उसकी लैंग्वेज क्या हो सकती है। मैंने ये सब मैं साथ के साथ क्लियर करके चलता था। और बाकी जो सुबह के टाइम पे फिर मैं मेरा शेड्यूल बनाता था, सब जो भी होता जाता था उसको रिवीजन करता जाता था। और साथ में शॉर्ट नोट्स भी मैं निकालता था, 3-4 बार पढ़ने के बाद में मैं शॉर्ट नोट्स निकालने लग गया था। और सबसे बड़ी बात है कि ज्योग्राफी विषय जो सर अभी बोल रहे थे कि थोड़ा टिपिकल है, तो टिपिकल कुछ नहीं है, आपकी इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर अपने सब्जेक्ट को समझ रहे हो, और भूगोल समझ का ही विषय है, सबसे बड़ी बात है। अगर आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही है, याद करने रट्टा मारने जैसा कुछ भी नहीं है, अगर आप समझ रहे हो तो फिर आपने भूगोल पढ़ लिया। और सबसे बड़ी बात है कि आपको मानचित्रों की समझ होनी चाहिए। भूगोल मानचित्रों का मतलब मानचित्र भूगोल का हृदय कहलाते हैं, है ना। अगर वो आपको समझ है तो फिर भूगोल कुछ भी नहीं है आपके लिए। बिल्कुल, मानचित्रों के बिना अधूरी है, तो वो समझ आपको होनी चाहिए। शेड्यूल आप आपके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। लगभग सब्जेक्ट को आप पहले देख लें, और बाकी फर्स्ट पेपर को आप बाद में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं सब्जेक्ट में पढ़ने से मैं बोरियत हो जाता हूँ, तो बीच में आप थोड़ा फर्स्ट पेपर का देख लें। तो ये सब शेड्यूल रहता था। और मैं लगभग 8 घंटे के आसपास मैंने पढ़ाई की। और फिर उसके बाद में लास्ट में जब मैं घर पे आ गया था, तो फिर मैंने फर्स्ट पेपर को और सब्जेक्ट को दोनों को साथ में लिया था। एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं छोड़ा था। तो मैंने लास्ट के 1.5 महीने में कि मैंने छोड़ दूँ, उसको करंट अफेयर था, भले से उसको 15 मिनट का ही मैं टाइम दूँ, लेकिन डेली हर चीज़ का टाइम फिक्स था। भले वो किसी का 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, पूरा सब्जेक्ट मेरे को लगभग सुबह 6 बजे से शुरू होता था, तो रात
रात के 12 बजे तक चलता था, वो मैं 6 घंटे नींद लेता था और मैंने लास्ट के टाइम पे 17-18 घंटा देखिए पढ़ाई की। और उस टाइम पे मेरे लगभग जब लास्ट टाइम बता तो मेरे शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो चुके थे, मेरे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुके थे, टोटल मेरे को रिवीजन ही रिवीजन करना था। तो मैं लास्ट में बेटर कर पाया। सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि कई लोग पूछते हैं कि 17 से 18 घंटा पढ़ना इतना सरल काम नहीं है। लेकिन मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा, जैसे सर ने बताया 17-18 घंटे, और मैंने खुद ने भी ये चीज़ की है कि लास्ट के 2-3 महीने मैंने तो वैसे भी 3 महीने ही तैयारी की थी, एक शेड्यूल बना के टारगेट करके फर्स्ट ग्रेड को। तो वो जो 17 से 18 घंटे आप औसत पढ़ाई करते हो ना, तो जैसे कि अगर आप 3 महीने अगर 8 घंटे पढ़ते हो, तो आपके पास जैसे कि 3 महीने में 90 दिन है। लेकिन अगर आप 3 महीने 18 घंटे पढ़ रहे हो एक दिन औसत, तो वो 90 दिन के 180 दिन आपके पास हो गए। तो बस ये रणनीति रखी मैंने 90 दिन के 180 दिन किए, यानी कि 3 महीने की तैयारी मैंने 6 महीने तक कर ली उस हिसाब से, जिस तरह आपने भी रिवीजन किया। तो और ये सोचते नहीं कि भाई नहीं कर पाते, सर हो जाता है। आराम से हो जाता है, अगर आप करना चाहते हो तो आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं Impossible है। नहीं। बस ये है कि आपने डेडिकेशन होना चाहिए, आपने लगन होनी चाहिए करने बस। की। और आप अगर उस वक्त ऐसा जुनून हो जाता है ना आपके पे, आपको ये टारगेट पाना ही है, तो पता नहीं एनर्जी ईश्वर कहाँ से आती है कि आप वो चीज़ कर लेते हो। सही है सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि मैंने 17 से 18 घंटा पढ़ाई की, तो सर ये सही बात है कि जैसे कि खुद मैंने भी तैयारी की, तो 3 महीने मैंने भी 17 से 18 घंटे पढ़ाई की। और जब आपको लगता है कि 17 से 18 घंटा पढ़ाई करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आपके सामने टारगेट होता है और आपको पता ही है कि मुझे ये अचीव करना ही है, तो फिर पता नहीं कहाँ से वो स्ट्रेंथ आती है आप में कि आप वो चीज़ कर लेते हो। और सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस जब आप 17 से 18 घंटे आपने तैयारी की, या यूँ माने कि दिसंबर से आपने अक्टूबर तक जो तैयारी की, जो 10 महीने के करीब आपने तैयारी की, तो उसमें कहीं न कहीं आपके मन में भटकाव भी आया होगा, कहीं न कहीं ये तनाव भी रहा होगा कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? तो उस दौरान आपने खुद को कैसे मोटिवेट रखा और कैसे खुद को इस तनाव से बचाए रखा, वो भी एक बार ज़रूर बताएँ सर? बिल्कुल, तैयारी के दौरान तनाव आना लाज़मी है सर। मैं अपने गुरुजी से बात कर लेता था, अपने दोस्तों से और घर पे बात कर लेता था। स्पेशली मेरे 2-3 जो दोस्त थे, आप थे, 1-2 दोस्त तो और भी हैं, उनसे मैं बातचीत कर लेता था। बीच में ऐसा तनाव का की बात करें तो ऐसा समय आया था कि मैंने तैयारी छोड़ भी दी थी, लेकिन आप लोगों के फिर मोटिवेशन से फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की और सिलेक्शन लिया। तो आप अपने आस-पास अच्छे दोस्त रखिए, अच्छे गुरुजन रखिए, ताकि आप जैसे भी आपको लगे कि मेरा कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप उनसे बातचीत कर सकें, कंसल्ट कर सकें। आप ऐसा आप अपने आप को खुदा मत मान के चलिए कि मैं ही सब कुछ हूँ। आपको तैयारी के दौरान किसी न किसी का तो सहारा साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। और सर ये स्वाभाविक भी है कि आप जब कोई लंबा टारगेट लेके चलते हो, तो तनाव आना स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। असफलता का डर हर किसी को रहता है। सर, आप अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो तो हर 4 दिन 5 दिन में आपको ये लगेगा कि अगर नहीं हो रहा है यार, कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, याद नहीं हो रहा है ना, टाइम टेबल नहीं बैठ रहा है, डिस्टर्ब हो रहे हैं, कुछ ना कुछ परेशानी आ रही है, तो ये आपके साथ चलता रहेगा। लेकिन आपको अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है, कैसे भी करके आप, अगर अभी वैकेंसी नहीं है तो कम से कम 5, 7, 8 घंटे आप चलते रहे। आपका चलते रहना ही आपका सिलेक्शन होना है, ये नहीं आपका रुकना नहीं है। आपकी समस्या तो बहुत सारी आएगी, लेकिन बस सॉल्यूशन पे फोकस रखें और तैयारी जारी रखें, इसी में अपना सिलेक्शन है। सही है सर, क्योंकि अभी कई अभ्यर्थी हैं जो सोच रहे हैं कि वैकेंसी जब आएगी तब तैयारी स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे कि अभी आपने खुद ने भी, जब एमए प्रीवियस निकल गया था और एमए फाइनल में जब आपका हुआ और एमए फाइनल चल रही थी, तो आपने तैयारी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि आपका टारगेट था भाई वैकेंसी कभी भी आए, लेकिन तैयारी पहले से मजबूत होनी चाहिए। और ये सही कि अपन तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, ताकि जब वैकेंसी आए तब तो आप केवल अपने को रिविजन करना है बाकी रहे, तो फिर तनाव नहीं आएगा। सही कहा सर आपने, क्योंकि जब आप लंबी तैयारी करते हैं तो कहीं न कहीं तनाव जो है वो आना स्वाभाविक है, और उसको मैनेज करना और ख़ुद को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। और सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मान लो अपन साल साल भर से कितनी भी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो एग्ज़ाम के 3 घंटे होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो उन 3 घंटों में आपकी क्या रणनीति रही? किस तरह आपने पेपर अटेम्प्ट किया, और किस तरह आपने खुद को उस समय 3 घंटे एक जो रणनीति रखी पेपर सॉल्व करने की, वो क्या रखी, वो बताएँ आप एक बार? बिल्कुल सर, कार्य का अंतिम चरण ही महत्वपूर्ण होता है। आपने अच्छी तैयारी कर ली, टेस्ट दे दिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए, बढ़िया से रिवीजन कर लिया, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं हुआ आपके पास, सब कुछ ख़त्म है। तो सबसे बढ़िया यही कि एग्ज़ाम के दिन की मेरी रणनीति ये थी कि मैं एग्ज़ाम देने गया, कोटा मेरा एग्ज़ाम सेंटर था। तो जाके मैं पूरी भीड़ से किसी से मैंने बात नहीं की, सबसे अलग बैठ गया, क्योंकि आपको एनर्जी वेस्ट नहीं करनी होती है, आप 100% लेके जाती हो वहाँ पे।
अंदर गए, आराम से पेपर खोला और जो जो क्वेश्चन मेरे को पहले आए मैंने वो कर दिया, और जो कन्फ्यूजन वाले थे उनको मैं स्टार लगाता गया, और जो नहीं आ रहे थे मेरे को वो मैं उनको गोला करता गया, ताकि मेरा समय बच जाए, दोबारा मैं उनको देख ही नहीं सकूँ, है ना। तो जो मेरे को आए वो मैंने पहले कर दिए, और जो दो दो में से एक कन्फ्यूजन थे मेरे, भाई दो में से एक चूज़ करना है, तो उनको भी मैंने पूरा पूरा कर दिया, और जो मेरे को नहीं आ रहे थे उनको मैं बिल्कुल छोड़ के आ गया। एग्ज़ाम की सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपका टारगेटेड स्कोर क्या है, आप कितना टारगेट लेके जाते हो एग्ज़ाम में। एक तो किसी का होता है 250, 300, 350, उस हिसाब से पेपर अटेम्प्ट करना। मेरा 300 का टारगेट था, और लगभग लगभग मैं वहाँ पहुँच भी गया। तो ये मेरी रणनीति, और आपको वहीं पे पता चल जाता है कि आपका एग्ज़ाम में क्या रहने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से आप तैयारी करके जाते हो ना, वहाँ जाते ही आपको पता चल जाता है कि एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड क्या है, मीडियम है, ईजी है, या फिर हार्ड लेवल का है। तो उस हिसाब से आप पेपर को अटेंड करते हो, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। सही कहा सर आपने, क्योंकि वह 3 घंटे की पेपर अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सफलता असफलता में सब मुख्य कदम, मुख्य जो है वही स्टेप होता है। अब हाँ सर। एक सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा एग्ज़ाम, जैसे आज तो मेरा जीके का पेपर था जो 1.5 घंटे का था, कल मेरा सब्जेक्ट का पेपर था, तो इस दौरान बीच की जर्नी में मैंने मेरे किसी दोस्त के अदर सब्जेक्ट के थे, उनका सेम डे भी पेपर था, तो लेकिन मैंने उनसे बातचीत नहीं की, क्योंकि अगर आपने बातचीत कर ली, उनका अगर पेपर बिगड़ भी गया या फिर बहुत अच्छा हो गया, तो आपके ऊपर साइकोलॉजिकली प्रेशर आना लाजमी है, वो आएगा ही आएगा। फिर आप एग्ज़ाम देते टाइम पे प्रेशर महसूस करोगे कि यार मेरे दोस्त का तो अच्छा हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो इन चीज़ों से आप बचिए। वो थोड़ा आप बात, दोस्त हो, अच्छे दोस्त हो, बाद में बातचीत करिए, लेकिन कम से कम उस एग्ज़ाम होने तक तो आपको कम से कम सेफ रहिए आप, ताकि आप साइकोलॉजिकल प्रेशर आप में ना हो आप इस चीज़ के लिए। सही है सर। और मैं पूछना चाहूँगा सर कि जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि भाई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या नहीं करें, या टेस्ट सीरीज का क्या योगदान होता है, कितना अभ्यास हो जाता है, क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके। तो आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी या फिर आपने डायरेक्ट केवल एग्ज़ाम ही दिया, या घर पे कोई पेपर वेपर सॉल्व किए थे, वो ज़रूर बताएं। बिल्कुल, टेस्ट सीरीज अगर आपका 3-4 बार कोर्स हो गया हो, तो आप बेशक टाइम है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। मेरा अलग था, मैं जैसे यहाँ टॉपिक हमारे सर टॉपिक क्लियर करवा देते, तो मैं जैसे ही टॉपिक क्लियर होता था उसको 3-4 बार पढ़ के मैं उसको तुरंत ऑब्जेक्टिव कर लेता था, ताकि मेरे एक समझ बन जाए टॉपिक की। फिर लास्ट के टाइम पे मैंने फुल 4-5 टेस्ट दिए थे, और बेसिकली मैंने पुराने टेस्ट पे पुराने जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, उनको बेसिक बना के ही मैं पढ़ा था। सबसे बड़े रामबाण होते हैं आपके पुराने क्वेश्चन पेपर, कुछ भी मत कीजिए, पुराने क्वेश्चन पेपर्स को जो आरपीएस से ने कंडक्ट करवाए हैं उनको बेसिक बनाकर आप तैयारी कीजिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। और लास्ट में अगर आपको आपकी तैयारी की जज करना है, तो फुल टेस्ट एक दो बहुत सारी टेलीग्राम पे बहुत सारी कोचिंगों के आते रहते हैं, तो उनसे को देख लीजिए आप, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने। सही है सर, क्योंकि कोचिंगों के टेस्ट जो होते हैं उनके लेवल थोड़ी हार्ड होती है, और कई बार स्टूडेंट क्या है ना, अपनी तैयारी नहीं होती, बीच में टेस्ट देने लग जाता है, तो उसे लगता है कि यार मेरा तो हो गया नहीं, डिप्रेशन में आ जाता है। तो सबसे पहले तो ये कि कम से कम आप 1-2 बार अपना कोर्स कंप्लीट करो, उसके बाद टेस्ट ज्वाइन करो, सिलेबस पूरा होना चाहिए, फिर उसके बाद में आप टेस्ट। फिर ज्वाइन कर लो। और सर मैं पूछना चाहूँगा, अभी आपने जो बात की, अभी आपने अपने जो विषय संबंधित जो बुक्स बताई, जैसे क्रॉनिकल बताई और पहल नाम की जो गाइड बताई, इससे लगभग पूरा कंप्लीट हो रहा है सिलेबस। लेकिन फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट जानना चाहते हैं, जैसे मान लो पर्टिकुलर सब टॉपिक वाइज अगर कोई ऑथेंटिक बुक्स है, तो वह भी बताएं आप एक बार। बिल्कुल, अगर आप गाइड और एनसीईआरटी के अलावा भी अगर आप बुक्स समय है आपके पास, तो बुक्स पढ़ना चाहते हैं, तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सविंदर सिंह, और ज्योग्राफिकल थॉट के लिए आप माजिद हुसैन पढ़ सकते हो। प्रैक्टिकल के लिए जे शर्मा बहुत शानदार बुक है, साथ में इनके साथ में एनसीईआरटी आपको लेके चलनी है। मानव भूगोल के लिए आप एच डी कौशिक और माजिद हुसैन ले सकते हो। साथ में भारत के भूगोल के लिए आप महेश कुमार बंडवाल ले सकते हो। राजस्थान के भूगोल के लिए सबसे बढ़िया बुक हरिमोहन सक्सेना आती है, वो उसको आप ले सकते हो। लेकिन जब यह आपके पास समय हो तो आप इनको पढ़े, और ना, और पीजी लेवल का जो पार्ट होता है उसमें भी पीजी लेवल का जो पार्ट दे रखा है उसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं, इस बार 20 क्वेश्चन आए थे, तो आप मोस्टली इनको गाइड से देख लीजिए। 8-10 बुक आपको अलग से लाने के लिए इनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, आपको उसमें से आपका क्लियर हो जाएगा आराम से। सही है सर। और जैसे कि मान लो
जो आपने बताया वो गाइड से काम चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास समय है तो ही इन चीज़ों को पढ़ें, वरना फालतू में तनाव ही आता है, क्योंकि अगर समय नहीं है, आप पढ़ नहीं पाते हो, तो फिर उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि अभी हमने विषय संबंधी तो बात कर ली, लेकिन जो फर्स्ट पेपर होता है उसकी रणनीति सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इस बार तो जैसे वो 40% का क्राइटेरिया भी था, तो कई लोग सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर गए, लेकिन फिर भी फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं करने की वजह से बाहर हो गए। तो आपने क्या रणनीति रखी जिससे 40% का क्राइटेरिया आप भी कंप्लीट भी कर पाए, और एक अच्छा स्कोर जो आपका है लगभग 40% के आसपास आप कर पाए, तो वह क्या रणनीति रखी है आपने ताकि आप उसको कंप्लीट कर पाए? बिल्कुल सर, आरपीएससी के पहले पहले रूल अपने ऊपर ही लागू हुए हैं। 40% वाला हो चाहे दूसरा हो। तो मैंने क्या है कि रीड की अच्छे से तैयारी की थी, तो जीके का जो मेरा था वो बहुत अच्छा सा मेरा पार्ट क्लियर था, तो मैंने वहीं से नोट्स पढ़े थे। साइंस मैथ इंग्लिश मैंने छोड़ दी थी। करंट अफेयर के लिए मैंने नाथ पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी, और स्कूल मैनेजमेंट के लिए मैंने विनोद या एस एस यादव की बुक आती है स्कूल मैनेजमेंट की, मैं उसको पढ़ा था, मैंने अच्छे से उसको देखा था। इसके अलावा और थोड़े बहुत मॉडल टेस्ट पेपर मैंने एक दो दिए थे, और इसके अलावा मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। सही है सर। और जैसे कि करंट अफेयर्स के लिए आपने वार्षिक अंक पढ़ा था, वार्षिक अंक पढ़ा था नाथ पब्लिकेशन नाथ का। पब्लिकेशन का वार्षिक अंक, वो बहुत अच्छी आती है, मैंने भी वही पढ़ा था। और मैनेजमेंट के लिए मैंने मैंने मुकेश पांचोली सर की पुस्तक पढ़ी थी। और सर जैसे कि दोनों पेपर का मैनेज करके आपने जो बताया बुक्स को, उसको पढ़ के आराम से बिल्कुल चयन सक्सेस लिया जा प्राप्त सकता लिया है जा आराम सकता से। है। और मैं अब लास्ट में ये कहूँगा कि भाई आप कोई संदेश अपने साथियों के लिए देना चाहें, कोई सुझाव, कोई ऐसी बात जो उनको लगे कि ये उन्हें फॉलो करनी चाहिए, तो एक वो बताएं सर। में सबसे बड़ी बात है कि कंसिस्टेंसी, निरंतरता आप अपनी स्टडी में रखिए। अच्छा स्टडी मटेरियल आप चूज़ करें, अच्छे आप एक ग्रुप बनाएं ताकि आप प्रॉपरली स्टडी कर सको, क्योंकि आप अकेले स्टडी कर सकते हो, लेकिन कम से कम आप अगर ग्रुप रहता है, उसमें ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो वो उसको साथ लेकर चलिए, और आप एक लंबे आप ये याद रखिए कि आप लंबे समय तक तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। और प्रॉपरली आप स्टडी मटेरियल हो गया, शॉर्ट नोट्स हो गया, रिवीजन हो गया, और लगभग अगर तनाव वगैरह की सिचुएशन है तो बहुत सी यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो भी है। और आप इससे बड़े है कि आप अपने आसपास के इंस्पिरेशनल जो उदाहरण है वो उनको लेके चल सकते हो। आपकी जो पुरानी जर्नी रही है अब तक की, उससे आप अपनी प्रेरणा ले सकते हो कि हमने पिछली बार पीछे कुछ ना कुछ अच्छा किया ही है और आगे भी अच्छा होगा। तो होप सो। और धैर्य के साथ तैयारी करिए, समझदारी के साथ तैयारी करिए, और ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और मैं कहना चाहूँगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और ये सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो सर एक लंबी सफलता के लिए, लंबे संघर्ष के लिए एक मोटिवेशन होना ज़रूरी है। और जिस तरह आपने कहा कि हौसलों से उड़ान होती है, तो ये तो वो होता है कि जैसे कि आपको लगता है कि अब मुझसे होगा नहीं, तो वहाँ वही हिम्मत, वही होनी ज़रूरी है आपकी निरंतरता की, नहीं यार मुझे करना ही है। सपने सपने बड़े हैं तो फिर संघर्ष भी बड़ा होगा। संघर्ष बड़ा होगा। और वो कहा भी गया है सर कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो अगर कोशिश जम के की जाए और मन से की जाए, लगातार की जाए, और तो ये है कि सफलता एक दिन ज़रूर मिलती आपके है, कदम में मिलेगी। मिलेगी। बस सभी को, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है कि भाई लहरों से डर करनों का पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों का भी हार नहीं हार नहीं होती। होती। जय हिंद, जय भारत।